कैसे हो आप? मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन पढ़ लिए हैं, प्रोनाउन पढ़ लिए हैं, वर्ब पढ़ लिए हैं, एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं, एडवर्ब पढ़ लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। क्या होती है ये है प्रेपोजिशन, इन्हें कहते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों देखो, हम जो भी चीज़ सीखते हैं हमारा पहला सवाल ये उठना चाहिए कि हम उसे सीख क्यों रहे हैं। जैसे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेपोजिशन क्या होता है, तो इसके पीछे लॉजिक जानो कि हम इसे सीख क्यों रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर क्यों सीखते हैं, ताकि हम इंग्लिश को अच्छे से बोल पाए, बड़े होकर फराटेदार अच्छे से इंग्लिश बोले, इसलिए हम इंग्लिश को सीखते हैं। तो इंग्लिश को सीखने के लिए तो टेंस होते हैं, टेंस से इंग्लिश बनाओ। तो ये प्रेपोजिशन का क्या मतलब है दोस्तों, इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है इंग्लिश के अंदर? पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके अंदर क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। ये जो 9 टॉपिक होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, जो ये 9 टॉपिक होते हैं ना, ये जो होते हैं इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसके अंदर ये 9 टॉपिक होते हैं। इनको हम सीख क्यों रहे हैं? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 9 टॉपिक होते हैं उनको हम सीख क्यों रहे हैं? जैसे कि हम पढ़ते क्यों हैं, ताकि हम आगे जाके नौकरी कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर सके। हम पढ़ते इसलिए हैं। तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं हम उन्हें क्यों पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना है। जैसे कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम साइंस पढ़ते हैं। अब ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश अपने अच्छे से बोलनी है, आपको इंग्लिश टीचर बनना है तो आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश को जानते हो। तो इंग्लिश के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसके अंदर जो ये 9 टॉपिक आते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ठीक है, ये 9 टॉपिक आते हैं। इन्हें हम पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते क्यों हैं? नहीं तो आपने हर सबके मुंह से यही सुना होगा कि इंग्लिश को सीखने के लिए टेंस सीख लो, टेंस सीख ले तो हमें इंग्लिश आ जाएगी। तो इन 9 टॉपिक का क्या मतलब? इस तरह तो हम इन्हें फालतू में सीख रहे हैं, पर नहीं, हम इन्हें फालतू में नहीं सीख रहे हैं। क्यों? देखो, मान लो आपने ये नहीं पढ़े, आपने ओनली टेंस पढ़े, इंग्लिश के सेंटेंस बना दिए। ओके, आपने टेंस पढ़े, उन टेंस के हिसाब से इंग्लिश के सेंटेंस बना दिए। पर मान लो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, जो आपने इंग्लिश का सेंटेंस बनाया है, जो आपने शब्द लिखा है, उसके अंदर वो शब्द क्या है। जैसे कि आपने लिखा है कि शी इज प्लेइंग फुटबॉल, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसके अंदर शी क्या है, इज क्या है, प्लेइंग क्या है, फुटबॉल क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। नहीं तो देखो, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने बना दिया। मान लो किसी ने पूछ लिया कि शी क्या है, इज क्या है, प्लेइंग क्या है, फुटबॉल क्या है, तो इसलिए हम प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं। मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 9 टॉपिक होते हैं इन्हें हम पढ़ते हैं। हम टेंस से इंग्लिश के सेंटेंस तो बना लेंगे, पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो इंग्लिश के सेंटेंस है उनके अंदर जो आपने शब्द लिखे हैं वे क्या है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, और जो आपने लिखा है ये क्या है, सेंटेंस है ये। हाँ, ये सेंटेंस है, पर आपको पता ना होता कि ये सेंटेंस है। तो इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इन 9 जो टॉपिक होते हैं इनको सीखते हैं। अब समझ में आए हम क्यों सीखते हैं? जैसे कि अब मान लो आपको प्रोनाउन के बारे में अब आपको ज्ञान है ना कि क्या होते हैं प्रोनाउन, तो आप कह दोगे भाई शी एक प्रोनाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है और ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे आप बता देते हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं होता ना, मान लो आपको ज्ञान नहीं है, तो आप टेंस के हिसाब से कोई भी सेंटेंस बनाकर लिख देते। पर ये जो ना जरूरी होता है ना कि इंग्लिश में जो आपने सेंटेंस बनाया है उसके अंदर जो आपने शब्द लिखा है, एक एक शब्द लिखा है, वो शब्द है क्या, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। जैसे मान लो आपने कोई भी सेंटेंस बना लिया, उसमें किसी का नाम है, अगले वाले ने पूछ लिया कि किसी का जो नाम लिखा है आपने, कोई भी नाम, वो क्या है, आपको नहीं पता। इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखते हैं। अब मान लो अब आपको पता है नाउन क्या होते हैं, क्योंकि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा है। नाउन क्या होते हैं आपको पता है, इसलिए
बता दोगे कि किसी का नाम है इसलिए नाउन है, उस नाम की जगह पर हम जिस शब्द का यूज कर देते वो सर्वनाम हो जाता। ठीक है, कोई वैसे कि कोई भी विशेष वर्ड है, कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे आप बता देते। मान लो आपको कहना है कि आई एम टीचिंग, मतलब मेरे को कहना है आई एम टीचिंग इन द रूम, आई एम टीचिंग इन द रूम, तो इसके अंदर आपने सेंटेंस तो बना दिया, मान लिया आपने सेंटेंस बना दिया, टेंस के हिसाब से आपने टेंस के हिसाब से सेंटेंस से बना दिया आई एम टीचिंग इन द क्लास। ओके, पर इस जो आपने सेंटेंस बना है इसके अंदर क्या है, जो शब्द लिखे हैं वे क्या हैं। जैसे आई एक प्रोनाउन है, ठीक है, आई एम एक हेल्पिंग वर्ब है, आई एम टीचिंग एक मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा है। टीचिंग इन क्या है, इन एक प्रेपोजिशन है, इन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। मान लो आपका इन का पता नहीं होता, आपने प्रेपोजिशन ही नहीं पढ़े, तो आपका इन क्या है आपको कैसे पता चलता। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो नो टॉपिक होते हैं ना, उन्हें हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि जब हम टेंस के हिसाब से इंग्लिश के सेंटेंस बनाएंगे तो जो उसके अंदर शब्द होते हैं उनकी पहचान करने के लिए कि वे क्या कहलाते हैं, इसलिए हम दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखते हैं। समझ में आया। तो इन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, द क्या है, एक आर्टिकल है, और एक क्लास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अब ये समझो। हमने नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, सेंटेंस पढ़ लिए, वर्ब पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, एडवर्ब पढ़ लिए, और आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। ये थोड़े से मेरी मतलब वीडियो तो अब तो मैं छोटी बनाऊंगी वीडियो, पर मैं इसमें 4, 5 या 7, 8 वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। जैसे वर्ब इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये सेंटेंस में हमेशा नहीं आते। वर्ब तो हमेशा आती है सेंटेंस के अंदर, पाएगी ही पाएगी, पर ये पाएंगे नहीं, मतलब पाते भी है नहीं भी पाते, पर ये जरूरी बहुत होते हैं। जैसे मान लो आपने एडजेक्टिव पढ़ लिए, एडवर्ब पढ़ लिए, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स पढ़े, पर इसमें क्या है, इसमें जो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद जो एग्जांपल्स होंगे ना, मेन बात क्या है कि उनके हम मोस्ट यूजेस पढ़ेंगे। जैसे कि एडजेक्टिव के एग्जांपल थे आपने पढ़ लिए, पर प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स कुछ अलग है, वो सारे एग्जांपल्स हैं और उन एग्जांपल्स के हम अलग अलग यूजेस पढ़ेंगे। इसलिए जो प्रीपोजिशन है वो वीडियो, ये वाली जो वीडियो है या टाइम भी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर फिर बाद में क्या रह जाएगा, हमारे 2 टॉपिक रह जाएंगे, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सबसे आसान है, सबसे आसान इंटरजेक्शन है, 5 मिनट का टॉपिक है। अगर आप कहो तो मैं अभी भी बता सकती हूँ, पर मैं इसका टॉपिक आपको बाद में ही बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी बता देती हूँ मैं आपको इसके बारे में क्या क्या बताऊंगी। आज मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी प्रीपोजिशन की, उसके एग्जांपल्स बताऊंगी, बस आज मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बताऊंगी। और इसके अंदर जो होते हैं ना, जैसे इन जो एग्जांपल्स होते हैं उनके यूजेस हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैंने जहाँ तक पढ़ा है गाइड में, बुक में, मुझे पता है क्या मिला है। मुझे जब भी मेरा मन किया ये पढ़ने का प्रेपोजिशन, तो क्या आता है, उसकी डेफिनेशन तो कभी भी नहीं देते, सीधा ही इन आउट, मतलब जो इसके एग्जांपल्स होते हैं, ये एग्जांपल्स बहुत मेन है। इसके अंदर एग्जांपल्स के जो यूजेस होते हैं प्रीपोजिशन के अंदर, डेफिनेशन भी इतनी मेन नहीं जितने ये मेन है। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखना या समझना। ठीक है, अभी हम इनके बारे में थोड़ी देर में, मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, इनको जानने से पहले इसका अर्थ जानो। क्या ये प्रेपोजिशन का अर्थ क्या होता है। री का मतलब होता है पहले, PRE, री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है कोई भी जगह, किसी जगह से या किसी भी जगह से पहले जो शब्द यूज होता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक वाचक, मतलब संबंध सूचक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं हम प्रीपोजिशन को, संबंध सूचक। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब जगह, किसी जगह से पहले उपयोग होने वाले शब्दों को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब ये तो थी सिंपल ऐसी डेफिनेशन थी, पर जो असली वाली डेफिनेशन वो क्या है, वो है प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, संबंध सूचक एक ऐसा शब्द है टू लिंक नाउन और प्रोनाउन, जो लिंक करता है संज्ञा सर्वनाम को
विद अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, वाक्य के अंदर। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में ना आए तो मैं अभी जो बता रही हूँ उसको समझो। वाक्य के अंदर नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्द के साथ जो शब्द संबंध बताता है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, ये है वाक्य। वाक्य के अंदर नाउन या प्रोनाउन का अन्य पार्ट से क्या है, अदर पार्ट, ये जितना ही बचा अदर पार्ट जितना भी है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो शब्द बताता है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। समझ में आया? नाउन या प्रोनाउन इसमें भी ऐसी लिंक पहुंचाते हैं, संबंध बताते हैं, शो करते हैं रिलेशनशिप को। संज्ञा या सर्वनाम का कहीं कहीं संज्ञा होती है, कहीं कहीं सर्वनाम होती है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे अन्य शब्दों से, दूसरे अन्य जितना ही पार्ट्स बचा है उससे जो शब्द जोड़ता है ना, जो शब्द उन दोनों को संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे पार्ट से जोड़ देता है वाक्य के, सेंटेंस के, उन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ये एट, इन, ऑफ, बिफोर, टू, आउट, ऑन, बिलो, इनटू, फ्रॉम एटसेट्रा, ये सब कुछ प्रेपोजिशन होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, द इंक इज इन द इंक पोट। इसमें क्या है कि जो शाही है वो शाही की डिब्बी के अंदर है। इंक पोट मतलब शाही की डिब्बी। शाही जो है शाही की डिब्बी के अंदर है, शाही की डिब्बी में है। शाही शाही की डिब्बी में है। ठीक है, अब यहाँ देखो जो इंक है वो क्या है, वो एक नाउन है। इंक क्या है, एक नाउन है। इसके अंदर जो बाकी का जो द इंक है, जो नाउन है, एक नाउन का अन्य पार्ट, जो जितना भी अन्य पार्ट है ना, इसको जोड़ कौन रहा है, इन। इन एक ऐसा शब्द जो इन्हें जोड़ रहा है, क्योंकि शाही शाही के डिब्बे के अंदर है, डिब्बे में है। जो शाही है जो नाउन है, मतलब जो शाही है वो शाही के डिब्बे में है। तो इनका रिलेशन बता रहा है, कौन बता रहा है, इन बता रहा है। तो इस तरह ये इन है, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का काम यही होता है, संज्ञा या सर्वनाम का जो वाक्य का दूसरा अन्य पार्ट होता है उसको जोड़ देता है जो शब्द, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारा, द स्काई इज अबोव अस। जो आसमान है वो हमारे ऊपर है। ध्यान रखना है, अबोव आएगा, बेलो नहीं आएगा। कभी कभी आसमान हमारे नीचे है, इंग्लिश पढ़ाने में गलती मत कर देना। ठीक है, अबोव मतलब ऊपर, तो आसमान हमारे ऊपर है, हम यहाँ हैं, आसमान हमारे ऊपर है। तो ये आसमान एक नाउन है, और नाउन का अन्य पार्ट्स के साथ कौन जोड़ रहा है, या ये मान लो वैसे ये है प्रोनाउन है ना, ये इसको अन्य पार्ट्स के साथ कौन जोड़ रहा है, अबोव। जो अबोव है ना, मतलब देखो आसमान हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर क्या है, आसमान है। तो हमारे ऊपर क्या आसमान है, जो ऊपर शब्द है वो क्या है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि वो स्काई को और अस को जोड़ रहा है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है, आई एम इन द क्लास। मैं अपनी क्लास में हूँ। ठीक है, मैं क्लास में हूँ। क्या कहा मैंने, मैं क्लास में हूँ। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। तो आई एक प्रोनाउन है और द क्लास ये एक अन्य पार्ट है। जो भी शब्द है सेंटेंस का, उन दोनों को किसने जोड़ा, इन ने जोड़ा। मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ, तो मैं और क्लास को किसने जोड़ा, इनने जोड़ा। तो इस तरह ये इन, अबोव, ये सारे सेंटेंस, ये सारे शब्द प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट के बीच में रिलेशनशिप जो शब्द बताता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है, माई एग्जाम इज इन जून मंथ। जो मेरा एग्जाम है वो कब है, जून के महीने में है। तो मेरा एग्जाम जून के महीने में है, मेरा एग्जाम, और जून के महीने को कौन जोड़ रहा है, इन जोड़ रहा है। तो इसको जोड़ रहा है और इसको जोड़ रहा है, तो मतलब ये इन है, ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। फिर से समझो, प्रेपोजिशन दोस्तों वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, जो सेंटेंस का बाकी पार्ट है उसके साथ, उन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशन। और जो प्रेपोजिशन होते हैं दोस्तों, ये हमने समझ लिया, ये अभी जो होती है इसकी डेफिनेशन वही था, ये डायग्राम। जो प्रेपोजिशन होती हैं ये क्या बताती हैं, देखो प्रेपोजिशन एक तो डायरेक्शन बताती हैं। क्या बताती हैं,
डायरेक्शन बताती है, एक बताती है टाइम और एक बताती है प्लेस। डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, इनके बारे में हम इससे अगली वीडियो जो बनेगी उनके बारे में हम समझेंगे। अब मुझे कुछ प्रैक्टिस का इसके अंदर कुछ हिला नहीं है, इसलिए आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, पर इससे अगली वीडियो जो है उसमें आपको मैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, टाइम और प्लेस के बारे में अच्छे से बताऊंगी और अलग अलग उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ये जो प्रीपोजिशन होते हैं, संबंध सूचक होते हैं, ये किसी डायरेक्शन को भी बताते हैं, किसी दिशा को भी बताते हैं, समय को बताते हैं और स्थान, जगह को बताते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बस आपको ऐसे बता दिया है। इनके बारे में प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगी प्रैक्टिस के साथ। तो आज की वीडियो हमारी सिर्फ इतनी थी, बहुत छोटी है, कोई नहीं, अगर छोटी वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसके एग्जाम्पल्स पढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर सब कुछ समझ में आए हो तो आपका भी एक काम बनता है, आप इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चाहते हो कि जो मेरे दोस्त भी इनको सीखें तो आप वीडियो को शेयर कर दो, और आगे के जो मैं इनके पार्ट्स बनाऊंगी, फिर ये बनाऊंगी, तो आगे की जो वीडियो बनाऊंगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।